हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1 जिसमें हम थर्ड यूनिट करने जा रहे हैं, राइट। बेटा, थर्ड यूनिट के अंदर मैं आपको जो टॉपिक्स आपके प्रीवियस यूनिट्स के अंदर हो चुके हैं, ठीक है, वो मैं नहीं करवा रही हूँ, राइट ना। जिससे आपका टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, ये मैं करवा चुकी हूँ आपको। ठीक, टॉर्क का मैंने कार्टेशियन में भी फाइंड आउट करवा चुकी हूँ, पोलर भी में भी कैलकुलेट करवा चुकी हूँ, एंगुलर मोमेंटम भी करवा चुकी हूँ। तो ये मैं दोबारा अब इस यूनिट के लिए नहीं करवाऊँगी। ठीक, यूनिट में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, ये मैं आपके जो ज़ीरो लेक्चर था आपका, अपने प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। पूरा सिलेबस है वहाँ पे, ठीक है। पूरा सिलेबस मैंने एक्सप्लेन भी किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि हमें इस पेपर के अंदर करना क्या क्या है, कौन कौन सी यूनिट्स के अंदर क्या क्या हमने करना है, ये सारी चीज़ मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब की थी आपको। और वैसे ही एक एक करके हमने सारे ही टॉपिक्स को करा भी है ना। तो अब हम जो करने जा रहे हैं यहाँ पे, वो आपका यूनिट 3 करने जा रहे हैं, ठीक है। यूनिट 3 के अंदर जो हमारा है बेटा टॉर्क, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ हमारी रोटेट करती है, ठीक है, उस पर एक पर्टिकुलर फोर्स आता है। फोर्स अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस से या उस पर जो अपनी एक्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर बार बार रोटेट करेगा तो फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, टॉर्क बोल देते हैं। जैसे आपका लीनियर मोमेंटम है, रोटेशन के उसमें आ जाता है, पर्टिकुलर एक फिक्स्ड पॉइंट के उसमें रोटेशन के उसमें आ जाता है, तो लीनियर मोमेंटम को जैसे आप एंगुलर मोमेंटम कहने लग जाते हो, वैसे ही हमारा जो फोर्स है वो किस में आ जाता है, हमारा टॉर्क में आ जाता है। कब आया, जब आप उसको रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो रोटेशन के में भी आपको कुछ कुछ ऐसी बॉडीज चाहिए होती हैं कि अगर आप रोटेट कर रहे हो तो जो पार्टिकल है जहाँ, ठीक है, वो पार्टिकल अपना साइज शेप वगैरह को चेंज ना करे। इस टाइप का पार्टिकल आपको हर टाइम चाहिए होता है। तो ऐसा पार्टिकल जो अपना शेप एंड साइज चेंज ना करे, फिक्स्ड रहे, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं ना, रिजिड बॉडी, ठीक है। तो अब हमें जो आज का टॉपिक करना है वो करना है रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, राइट। हमें क्या करना है, रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी करना है। तो अगर आपको कहा जाए कि आपको रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी करवाना है, तो हमें पता है कि वेलोसिटी में तो हमारे पास वो सीधा मूव कर सकता था, जिसकी वजह से मेरी लीनियर अपना जो वेलोसिटी वगैरह सारी चीज़ ये आ जाती थी। लेकिन अगर इसको आपको रोटेट करवाना है तो वहाँ पे क्या आएगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी आएगी, ठीक है, रोटेशन के अंदर। तो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास वहाँ पे आने लग जाएगी। जब एंगुलर वेलोसिटी आती है तो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो भी हमारे पास अल्फा ए एक्सेलरेशन ना हो के एंगुलर एक्सेलरेशन आने लग जाता है। तो यानी कि जब आपसे बोला जाए कि रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी आपको करना है, तो यानी कि आपको इसकी फॉर्म में रिजल्ट को एक्सप्रेस करके आना है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं, हमारा टॉपिक है बेटा रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले आपको रिजिड बॉडी के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको रिजिड बॉडी के बारे में नहीं पता होगा तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करके आ पाओगे पेपर में भी। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम चलेंगे आगे। रिजिड बॉडी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि रिजिड बॉडी क्या होता है। सपोज ये मेरे पास प्लेन है, ठीक, कोई पर्टिकुलर मैंने एक्सिस मान ली, सपोज जेड एक्सिस है, ठीक है। इसके उस पर ये मेरे पास डिफरेंट क्या है, आपके मास हमारे पास ये m1 हो गया, m2 हो गया, ये m3 हो गया। इसकी डिस्टेंस इससे कितनी होगी, r1 होगी, इसकी r2 होगी, इसकी r3 होगी। तो ये कहता है कि जब हम इसको रोटेट करते हैं तो यही एक्सिस इस साइड घूम घाम के यहाँ आ जाएगी, लेकिन इसके यहाँ आने से इसकी शेप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बॉडी का। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि अगर कोई एक बॉडी है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पूरा सिस्टम है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो हम वहाँ पे क्या लेके चलते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास लेके चलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे मैं जो रोटेशन और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेके चलूँगी वो सेंटर ऑफ मास की लेके चलूँगी, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर सेंटर ऑफ मास मेरा रोटेट कर रहा है वहाँ पे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं ये कहूँगी कि मेरी बॉडी की कोई भी शेप एंड साइज चेंज नहीं हुआ है जब मैं इसको कोई भी इसके ऊपर फोर्स को अप्लाई कर रही हूँ तब, ठीक है। अगर वो
चेंज नहीं हुआ, उसका वॉल्यूम में, उसकी शेप में कोई भी चेंजमेंट नहीं आई जब मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, तो ये बॉडी कैसी कहलाएगी? आपकी रिजिड बॉडी कहलाएगी। ठीक है, इसको लिख लो पहले। ए बॉडी इज said to be rigid when the distance between any two particles of body remains constant and doesn't change as a result of application of एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स जब मैं किसी भी बॉडी के ऊपर लगाती हूँ तो उसकी शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं आता है, उसी को ही मैंने रिजिड बॉडी कहा है। ठीक है, दैट इज ए रिजिड बॉडी डजंट अंडरगो any change in volume or shape as a result of application of एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, यहाँ तक मेरे को रिजिड बॉडी के बारे में समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब ये कह रहा है कि आपने इसके अंदर क्या करवाना है? रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी करवानी है। अगर रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी पे जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो? रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी पे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिजिड बॉडी है वो मोशन कैसा कैसा दे सकती है। आप तो सीधे रोटेशन पे जा रहे हो, क्या वो लीनियर जो आपका सिंपल ट्रांसलेशन मोशन होता है, क्या उसको देने के लिए ये पॉसिबल है? मतलब क्या ये ट्रांसलेशन मोशन करवा सकता है? हमें पता तो होना चाहिए भाई कि भाई जो हम इसके अंदर लेके चल रहे हैं टॉपिक, तो क्या वो अपना ट्रांसलेशन मोशन करवाने के लिए भाई इसके अंदर ये इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता, या खाली रिजिड जो अपना रोटेशनल मोशन है खाली वही होएगा जो हम अपना अगला टॉपिक लेके चलेंगे? तो पता तो होना चाहिए, है ना। तो हम ये कहेंगे कि चाहे हमारा ट्रांसलेशन मोशन हो चाहे हमारा रोटेशनल मोशन हो, ये दोनों करवा सकता है। जो रिजिड बॉडीज़ हैं वो मोशन दिखा सकते हैं, कौन से? ट्रांसलेशन मोशन भी और रोटेशनल मोशन भी। ठीक है, तो पहले आप इसके अंदर हेडिंग डालेंगे मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। ठीक है, तो कौन कौन से? ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों मोशन दिखा सकते हैं, तो आप दोनों लिखेंगे the motion of rigid bodies are mainly of two kinds। कौन कौन से? फर्स्ट नेशनल लिखा दो, ट्रांसलेशनल मोशन। सेकंड ट्रांसलेशन ही बोल सकती थी लेकिन अगला रोटेशनल है तो रोटेशन मोशन अच्छा नहीं लग रहा ना, इसीलिए वो भी रोटेशनल हो गया, ये ट्रांसलेशनल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रोटेशनल मोशन। अब एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं, और रोटेशनल मोशन के अंदर जो मैंने आपको बोला था, ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ट्रांसलेशन को डिटेल में नहीं करते, रोटेशनल को डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, फिर ट्रांसलेशनल
मोशन। इसको थोड़ा डिटेल में कर देते हैं कि रिजिड बॉडी इसके अंदर कैसे होती है, फिर हम रोटेशनल के अंदर पूरा डिटेल में इसका डेरिवेशन जो हम कह रहे थे कि भाई वो दिखाना है उसको कर लेंगे। ठीक, अब देखो ट्रांसलेशन मोशन अगर लेके चल रहा है, ट्रांसलेशन मोशन के अंदर आपको ये पता है कि ट्रांसलेशन मोशन कब आता है, बताओ, सोचो सोचा किसी ने, कब आता है ट्रांसलेशन मोशन बेटा, सोच सकते हो? हमारा ट्रांसलेशन मोशन जो है वो कब आता है, कोई बता सकता है? नहीं, देखो ये है कोई पाथ, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस। अगर कोई पार्टिकल इसके पैरेलली अगर मूव करेगा, यानी कि सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर, एक डायमेंशन के अंदर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर किसी भी पाथ के ये पैरेलल चल रहा है, पाथ यानी कि एक डायरेक्शन में जो ये जा रहा है, ठीक है, अगर उसमें कर रहा है और उस टाइम पे उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं आए हैं और वो हर टाइम में इसके जो ओरिजिनल पोजीशन उसके उसमें पैरेलल ही रहे ये, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है आपका, बताओ, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। ठीक है, मैं लिखती हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी तो इसी से आप समझ भी सकते हो, तो लिखिए, द मोशन इज said to be translational when all the particles of body describe parallel path so that the lines joining any two points in body remains parallel to their original positions and therefore all the constituent particle of body moves along parallel straight lines and undergoes equal displacement in equal time। ये कहना चाह रहा है इसके अंदर कि जो हम, क्योंकि देखो एक बॉडी का अगर आपको समझ में आ गया ना, तो अगर हमारे पास मतलब एक पार्टिकल का समझ में आ गया तो आप हर उसके उसमें बता सकते हो। अब मैं बॉडी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर ये एक पार्टिकल होता तो ये तो इसके पैरेलल जा रहा था, लेकिन अगर मैं पूरी बॉडी के बारे में बात कर रही हूँ तो उसके अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो हर पार्टिकल कैसा रहेगा, इसके उसमें पैरेलल रहेगा। दो पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो वो भी हमारा पैरेलल ही रहना चाहिए, ठीक है, और हर उसमें पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट इसका स्टार्टिंग में था उतना ही क्या रहना चाहिए आपका लास्ट में उसका रहना चाहिए, और ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ही क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, आपका
कि ये कैसा है, आपका ट्रांसलेशन मोशन दिखा रहा है। ठीक है, अब कहते हैं कि हमें रोटेशनल मोशन दिखाना है। कैसा दिखाना है, रोटेशनल मोशन दिखाना है। तो अगर रोटेशनल मोशन दिखाना है तो इसका मतलब कोई पर्टिकुलर एक्सिस लेनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग देखो, रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है कि ये मेरी एक एक्सिस है, इसके अकॉर्डिंग ये पार्टिकल है, ये हमारे पास मूव कर रहा होगा। ठीक है, अगर मूव कर रहा होगा तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट में फिक्स्ड एक्सिस के अक्रॉस इसको क्या करवाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। और जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे मोशन के अंदर सर्कुलर फॉर्म के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या शो कर रहे हैं, हमारा रोटेशनल मोशन शो कर रहे हैं। ठीक, तो अब आप इसके अंदर लिखेंगे कि रोटेशनल मोशन क्या है और इसका डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, तो सेकंड हेडिंग डाल लीजिए, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो यहाँ लिखिए कि द रोटेशनल मोशन ऑफ ए rigid body about a fixed point or axis is that motion in which the constituting particles of body describe circles about the point or axis। ठीक है, तो यही अगर हम किसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर प्लेन के उसमें कर दे तो वो कैसा हो जाएगा, प्लेन रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, या रोटेशन इन द टू डायमेंशन। जैसे मैंने एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लेन रोटेशन या रोटेशन इन अ प्लेन हो जाएगा। इसको भी लिख लीजिए आप, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज confined to the planes perpendicular to the axis of rotation and is called plane rotation or रोटेशन इन टू डायमेंशंस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रोटेशन इन टू डायमेंशन की उसमें करना है। तो हम एक काम कर लेते हैं ना, अगर इस सारा का सारा इसको डिस्क्राइब भी करना है तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं एक एक्स वाई जेड पूरा का पूरा ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड पूरा ले लिया। इस पूरे के उसमें मैंने कहीं क्या कर दिया, ये एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया, सपोज ये पी है। ठीक है, और ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर ले रखा है। अगर ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है और रोटेशन के अंदर आएगा तो ये कुछ इस तरीके से रोटेशन करेगा, इस प्लेन के अंदर ही रोटेट करेगा ये। ठीक है, तो अगर इसके अंदर ये रोटेट कर रहा है तो मैं अगर इसका ये आर वेक्टर बता रही हूँ, ठीक है, ये अगर आर वेक्टर बता रही हूँ तो इसको और इसको नीचे करूँ मैं तो ये क्या कर रहा होगा, पर्टिकुलर किसी थीटा से यहाँ पे इसके अक्रॉस मूव करेगा। अगर मूव करेगा तो ये मेरे पास मैंने क्या मान लिया, ओ मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से OP का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, आर साइन थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस निकालनी थी, थीटा ये है तो ये कितना हो जाएगा आपका, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज उसमें हो जाएगी। ठीक है, सॉरी ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, लॉन्गर वाली तो यही होगी ना, ये शॉर्ट है ये लॉन्गर वाली है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज वो कितनी हो जाएगी आपकी, साइन थीटा। तो ये डिस्टेंस OP
अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, इसको भी मैं क्या मान लेती हूँ, सपोज ए मान लेती हूँ, ठीक है। OP अपॉन में AP किसके इक्वल हो जाएगा आपका, यहाँ से OP अपॉन में AP साइन थीटा के, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी आपकी, R साइन थीटा आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको मान लिया और ये मान लिया कि ये जो पार्टिकल था ना, ये कितनी v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और ये मेरे पास क्या कर रही है, जो z एक्सिस है, ये मेरी बार बार क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये मेरे पास क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये पूरा जो अपना XYZ है ना, ये रोटेट कर रहा है z एक्सिस के अलोंग, और वो कितनी, उससे एंगुलर वेलोसिटी जिसकी कितनी है, ओमेगा है। तो अब हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग सारी चीज़ें लिख के और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मिनट, ओरिजिन इसका ओ ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यही नीचे बढ़ा रहे हैं तो इसको ही लेके चल रहे हैं हम, तो आप इसी को ही लेके चल लो। तो लिखो लेट R वेक्टर बी द position vector of a particle P of rigid body with respect to origin O. It rotates in XY plane about OZ axis along a circular path of रेडियस कितनी हो जाएगी, सेंटर इसका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे बना लेना इसको, ठीक है। ये इसका सेंटर रेडियस हो जाएगी, ये सेंटर, ये रेडियस R साइन थीटा की हो जाएगी, ऑफ रेडियस R साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल which the direction of position vector makes with the axis of rotation along OZ, ठीक है। ये हमारे पास है। तो इसके अंदर अब सबको पता है कि जब वेलोसिटी मेरी रोटेशन के अंदर आ जाती है, ठीक है, वेलोसिटी मेरी रोटेशन के अंदर आ जाती है, तो v को आप कैसे बताते हो, v को वेलोसिटी जब रोटेशन में आती है कैसे बताते हो, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन आप सबको पता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। ये आर क्या थी, वहाँ की रेडियस थी जिससे हम उसको रोटेट करवा रहे थे। लेकिन मुझे पता है कि अगर मेरे पास जो मैं p पार्टिकल लेके चल रही हूँ, वो जो रोटेट कर रहा है वो मेरा आर से नहीं कर रहा, मेरा आर साइन थीटा से कर रहा है यहाँ पे, तो हम आर साइन थीटा यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देन लीनियर वेलोसिटी मुझे पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, लेकिन अब के आर नहीं है, आर साइन थीटा है और ओमेगा हो जाएगा। आपको पता है अगर साइन थीटा बीच में आ रहा है तो आपका रिजल्ट किसके अंदर आता है, बताओ रिजल्ट किस में आता है, साइन। कॉस क्या देके जाता है आपका, डॉट प्रोडक्ट देके जाता है, और साइन कितना देके जाता है आपका, क्रॉस प्रोडक्ट देके जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसा है आपका, साइन है, साइन है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ तो v को भी वेक्टर की फॉर्म में लिख देती हूँ, कितना हो जाएगा आपका r वेक्टर क्रॉस में ओमेगा वेक्टर, यानी एंगुलर उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमें समझ में आ गई है, ठीक है, कि मेरी लीनियर वेलोसिटी मेरी एंगुलर वेलोसिटी के कैसे रिलेटेड होती है, ये यहाँ से पता चल गया। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए लिखेंगे कि the angular acceleration defined by the rate of change of angular velocity,
ठीक है, सबको पता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है मेरा वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। ऐसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट उसमें अगर हम थीटा की उसमें कर रहे हैं तो वो हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर उसमें। और अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, चेंज इन थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हो तो उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का चेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वही मैंने इसके अंदर लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज द एंगुलर एक्सेलरेशन। दैट मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय the notation alpha, and alpha is rate of change of angular velocity, that means dw by dt, ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी ही तो लिखेंगे, ठीक है। और ये वेक्टर की फॉर्म में अगर वेलोसिटी उसमें बोल रहे हो तो वेक्टर फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि इसको फाइंड आउट करो, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर हम एंगुलर वेलोसिटी कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, अगर वो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से ओ जेड के अलोंग तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी लेके चलोगे तो वो भी उसी के अलोंग ही मूव करेगा। तो आप क्या लिखोगे, द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दैट इज आपका कितना हो जाएगा अलोंग ओ जेड। हम क्या करवा रहे हैं इसके अंदर, ओ जेड के अलोंग जो डायरेक्शन रहेगी, यानी कि इसके अलोंग जो है वो रोटेट करेगा यहाँ पे, ठीक है, इसके अलोंग करेगा ये यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, अब अपना ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन है उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं इसके अंदर लगे हाथ, क्योंकि टोटल रोटेशन के अंदर आ रहा है तो जब अब सारे रिलेशन बता रहे हो तो उसको भी बता देना, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट relation between linear acceleration and angular acceleration, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर आपको सबको पता लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी के इक्वल होता है। अब क्योंकि मेरे पास जो वी है वो मेरे पास कितना हो गया, आर वेक्टर क्रॉस में ओमेगा वेक्टर हो गया, तो उसके अक्रॉस में इसको खोल देती हूँ, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन है, एक बार एक का होएगा दूसरा एज इट इज होएगा, चेन रूल अप्लाई कर रही हूँ, तो डी आर वेक्टर बाई डी टी क्रॉस में ओमेगा हो गया, फिर आर वेक्टर एज इट इज ये कितना हो जाएगा, डी ओमेगा वेक्टर बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि डी आर बाई डी टी का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्रॉस में आपका ओमेगा हो गया, प्लस में ये कितना हो जाएगा आर वेक्टर, ये कितना है मेरा डी ओमेगा बाई डी टी, अभी बताया था मैंने कितना होता है मेरे पास अल्फा वेक्टर के इक्वल होता है। इसका मतलब ये तो मेरे पास जो चेंजमेंट बता रहा है ये मेरा रोटेशनल के कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये मेरे पास किसके, ये रेडियल, और ये किसका आ गया मेरा ट्रांसवर्स जो कंपोनेंट है आपका वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि वेयर ए आर वेक्टर एंड ए टी वेक्टर आर radial and transverse component of ए वेक्टर, ठीक है। अब ये कहता है इन दोनों से क्या करो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कहता है इन दोनों से अगर सॉल्व करें तो देखो किस तरीके से आता है, मैं बता देती हूँ आपको। देखो बेटा हमारे पास क्या है, एक रेडियल है और एक ट्रांसवर्स है। इसका मतलब मेरे पास कुछ इस तरीके से था, ठीक है, ये मेरे पास पी पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे पी पॉइंट से जो ट्रांसवर्स है वो तो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि ट्रांसवर्स हो गया, लेकिन रेडियल के लिए हमें इसके उसमें दिखाना पड़ेगा जो डिस्टेंस के उसमें जो सर्कुल जिस रेडियस से वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, सेंटर, यानी कि ये वाली हो गई। तो ए आर मैंने ये ले लिया और ए टी की फॉर्म में मैंने ये ले लिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, ये मेरे पास सर्कल इस तरीके से जा रहा है, यानी कि ये तो टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक तरह से, और ये मेरा रेडियल यानी कि जो रेडियस बन रही है वो वाला हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक
मैंने एल वेक्टर एल ये ले लिया, ठीक है, और इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, टी मेरे पास ये है, ए टी मेरे पास ये हो गया, ए आर मेरे पास ये हो गया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो मेरे पास ये आएगा, ठीक है। ये दोनों आउटवर्ड उसमें तो ये भी इसी साइड ही आ जाएगा, तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर। तो यानी कि ए वेक्टर मेरा ए टी और ए आर की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगर ये इस फॉर्म में है तो आप ध्यान से देखो कि अगर इसको सर्कल के फॉर्म में रोटेट करवाना है ना तो सिर्फ रेडियल कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ए टी नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी आपकी पर्टिकुलर ओमेगा से यानी कि एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगी तो जो आपका सिर्फ ए आर वाला कंपोनेंट है वो कंट्रीब्यूट करेगा, ए टी वाला ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ पे व्हेन बॉडी रोटेट्स only AR component contributes AT is equal to 0। तो अगर ये कंट्रीब्यूट करेगी आपकी ए आर तो वो कितनी हो जाएगी आपकी वी क्रॉस में ओमेगा, तो यानी कि ए आर इज इक्वल टू वी ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वी और ओमेगा होगा वो आपका 90 डिग्री के उसमें हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसके इक्वल हो जाएगा, वी खुद आर ओमेगा होता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका इन दोनों के बीच में रिलेशन हो जाएगा कि आपका जो रेडियल कंपोनेंट आपका इसके अंदर एक्सेलरेशन में आया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक। अब जो और इसके अंदर रोटेशन के बाद टॉपिक्स आते हैं जो आपके टॉर्क आ गया, ठीक है, आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया, टॉर्क इन द पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ये सारी चीज़ें मैं आपको आपके सेकेंड यूनिट में आई थिंक करवा चुकी हूँ, ठीक है। सेकेंड यूनिट के अंदर ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो बार बार बेटा रिपीट करने से क्या फ़ायदा है एक ही चीज़ को, है ना। तो वहीं से ही कर लेना, क्योंकि मैंने उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट लगवाए हुए हैं, तो आप वहाँ से उसको कर लीजिएगा। इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक वहाँ पे आई लिखा है ना मैंने, टॉर्क की उसमें और एंगुलर मोमेंटम की उसमें जब मैं बता रही थी किसी में लिखा हुआ है ना, यानी उसको उसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो वही टॉपिक कर लीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा वो दोनों के लिए, वहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी, आप दोनों के उसमें उसको बता सकते हो, ठीक है। तो ये दो टॉपिक मैं आपके स्किप करवा रही हूँ यहाँ पे क्योंकि ऊपर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने थ्योरम्स कर लेंगे, ठीक है, और थ्योरम्स के बाद जो है फिर हम अपना आगे जो पर्टिकुलर आपके एप्लीकेशंस पूछी हुई हैं किन डिफरेंट चीज़ों में, ठीक है, तो उन एप्लीकेशंस को फिर क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेंगे कि भाई सॉलिड स्फीयर ले रहे हो तो कैसे होएगा, हॉलो शेल लेके चल रहे हैं, स्पेरिकल शेल लेके चल रहे हैं, सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, तो कैसे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिजल्ट आता है डिफरेंट पोजीशंस पे, सेंटर पे या उसके टेंजेंशियल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे आपको उसमें कैलकुलेट करने हैं। तो